नमस्कार साथियों। प्रयास का प्रयास हमेशा रहता है कि हम आपके लिए हिंदी को सरल बनाएं। इसी सरल बनाने की प्रक्रिया में हम कक्षा 12वीं हिंदी कोर के एक विषय को लेकर चल रहे हैं, जिसका पहला भाग था नाटक लिखने का व्याकरण। दूसरे भाग में हमने आपके लिए वीडियो बनाया था कहानी का नाट्य रूपांतरण कैसे करें। आप सबको बहुत पसंद आया। आपके प्रोत्साहन के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आज हम लेकर आए हैं उसका तीसरा और अंतिम भाग, रेडियो नाटक कैसे लिखें, कैसे बनते हैं रेडियो नाटक। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। हमें पूरा भरोसा है कि बाकी वीडियोस की तरह आपको भी ये वाला वीडियो बहुत पसंद आएगा और जरूर आपके लिए इस पाठ को आसान बनाएगा। चलिए देर नहीं करते, देखते हैं आज का वीडियो। साथियों, हम आपके लिए लेके आए थे नाटक लिखने का व्याकरण, जिसमें हमने नाटक क्या होता है, नाटक के मूल तत्व कौन से होते हैं, उसका महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा होता है, यह हमने जाना था। और उसके बाद दूसरे भाग में हमने आपके लिए वीडियो बनाया था कहानी का नाट्य रूपांतरण कैसे किया जाता है। उसमें हमने कहानी और नाटक का संबंध बताते हुए हमने 11 बिंदुओं पर चर्चा की थी, जिनको ध्यान में रखकर हम नाटक के रूप में कहानी को परिवर्तित कर सकते हैं। तो यदि आपको समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको क्या नहीं समझ में आया। तो आज हम चलने वाले हैं इसके तीसरे और अंतिम भाग में, कैसे बनता है रेडियो नाटक। और सबसे पहले हम जानेंगे रेडियो नाटक की परंपरा। आज से कुछ दशक पहले, जब टेलीविजन, कंप्यूटर, इंटरनेट ना थे, सिनेमा हॉल और थिएटर थे, वह भी संख्या में कम, तब घर बैठे मनोरंजन का सबसे सस्ता साधन था रेडियो। जी हाँ, आप सबको जैसा कि पता है कि पहले सिनेमा हॉल और थिएटर एक जो प्रतिष्ठित अमीर वर्ग होता था वही जाता था, और वह जा करके अपने मनोरंजन के लिए इन सब का प्रयोग करता था। परंतु जो रेडियो था वह घर घर में मिल जाता था, क्योंकि वह सस्ता साधन था और वह घर बैठे ही लोगों का मनोरंजन कर दिया जाता था। इसीलिए इसको जो दर्शक, इसका जो श्रोता वर्ग था वह बहुत अधिक था। तो बढ़ते हुए रेडियो के प्रचार से जो हिंदी के तमाम बड़े साहित्यकार साहित्य रचना के साथ साथ रेडियो स्टेशनों के लिए भी नाटक लिखने लगे। अर्थात जितने भी हमारे हिंदी के बड़े बड़े साहित्यकार थे, उन्होंने भी अपनी लेखनी रेडियो नाटक पर चलाई, क्योंकि तब रेडियो नाटक घर घर में मनोरंजन का साधन था और इनसे प्रचार प्रसार होना बहुत संभव था कि साहित्यकार के लिए यह एक बड़ा क्षेत्र था प्रतिभा को अपनी उजागर करने का। अब हम चलते हैं रेडियो नाटक की भूमिका के विषय में। नाट्य आंदोलन के विकास में रेडियो नाटक की अहम भूमिका रही है। सिनेमा और रंगमंच की तरह वीडियो एक दृश्य माध्यम नहीं, श्रव्य माध्यम है। जैसा कि दर्शकों आप सबको पता है कि सिनेमा और रंगमंच को हम एक हॉल में जा करके दृश्य रूप में देखते हैं। रंगमंच पर रंगकर्मी जो भी प्रस्तुत करते हैं नाटक, उनको देख करके वे अपना मनोरंजन करते हैं। परंतु रेडियो में कुछ दिखाई नहीं देता, इससे सिर्फ सुनकर ही मनोरंजन प्राप्त किया जा सकता है। रेडियो की प्रस्तुति संवादों और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से होती है। आपको जैसा कि पता है कि रंगमंच में ध्वनियों के साथ साथ रंगमंच के मंच सज्जा और प्रकाश का अति महत्व होता है, और जो कि नाटक की प्रस्तुति को और भी बेहतर प्रभावशाली बना देता है। परंतु रेडियो में इसका प्रावधान नहीं होता। रेडियो की प्रस्तुति संवादों और सिर्फ ध्वनि प्रभावों के माध्यम से होती है। अतः इस नाटक को लिखते हुए, रेडियो के लिए नाटक लिखते हुए, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ हमारे पास दर्शक वर्ग नहीं बल्कि श्रोता वर्ग होता है। इसके बाद फिल्म की तरह रेडियो में एक्शन की गुंजाइश नहीं होती।
संपूर्ण जो रेडियो में होता है वहां पर हम कुछ भी क्रियान्वित रूप में नहीं दिखा सकते, सिर्फ और सिर्फ सुनाकर ही हमको सब कुछ प्रस्तुत करना होता है। चूंकि रेडियो नाटक की अवधि सीमित होती है, इसलिए पात्रों की संख्या भी सीमित होती है। नाटक की अवधि जो रेडियो नाटक होता है उसकी समय सीमा बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि उसको सुन करके जो श्रोता वर्ग है उसको अपनी कल्पनाओं में उस दृश्य को अंकित करता चला जाता है। यदि वह दृश्य अधिक लंबा हुआ या नाटक लंबा होता चला गया या फिर उसके पात्रों की संख्या ज्यादा होती चली गई, तो यह श्रोता वर्ग के लिए मुश्किल का काम होगा इतने अधिक दृश्यों को, इतने अधिक पात्रों को अपने मन मस्तिष्क में याद करके रख सकना। क्योंकि सिर्फ आवाज के सहारे पात्रों को याद रख पाना मुश्किल होता है, अतः इनकी संख्या कम ही रखनी चाहिए या रखी जाती है। पात्रों संबंधी विविध जानकारी संवादों एवं ध्वनि संकेतों से उजागर होती है। अब जिस पात्र को हम बताने जा रहे हैं, उसका परिचय देने जा रहे हैं या उसका उस नाटक में प्रवेश हो रहा है, तो उसकी जानकारी संवादों के माध्यम से या फिर ध्वनि संकेतों से उजागर कर दी जाती है। तो इस तरह से नाटक में हम देखते, रेडियो नाटक में हम देखते हैं कि ध्वनि और संवादों का बहुत महत्व है। तो चलिए अब देखते हैं रेडियो नाटक कैसे लिखे जाते हैं। चूंकि रेडियो नाटक सिनेमा की तरह दृश्य न होकर श्रव्य माध्यम है, इसलिए इसमें संवादों का बहुत महत्व है। आपकी परीक्षा में यह प्रश्न आ सकता है कि रेडियो नाटक में संवादों का क्या महत्व है, तो इसको भी इस उत्तर में यहाँ पर हमने समाहित किया है, जो कि रेडियो नाटक कैसे लिखे में आ जाएगा। संवादों और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से ही सब कुछ संप्रेषित करना होता है, सो थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि इसमें मंच सज्जा, वस्त्र सज्जा, पात्रों के चेहरे की भाव भंगिमाओं का अभाव रहता है। इसलिए संवाद रेडियो नाटक में अति अति महत्वपूर्ण होते हैं। कहानी का ढांचा, शुरुआत, मध्य, अंत अर्थात परिचय, द्वंद्व और समाधान सब कुछ आवाज के माध्यम से ही होता है। अतः ध्वनियों का प्रयोग, संवाद बहुत ही ध्यानपूर्वक लिखे जाने चाहिए। उसके बाद आता है कहानी का चुनाव। कहानी घटना प्रधान होनी चाहिए। कहानी सीमित समयावधि एवं सीमित पात्रों की होती है। तो यह तीनों मुख्य बिंदु रेडियो नाटक लिखते समय बहुत ही ध्यान में रखने योग्य है कि कहानी जो होगी वह किसी एक घटना को लेकर, उसको आरंभ से लेकर उसके अंत तक उसकी परिस्थिति में उस घटना की ही प्रधानता होगी। और वह क्योंकि सिर्फ श्रव्य का माध्यम है, यह इसमें सीमित समयावधि रखनी है, क्योंकि यह जो श्रोता वर्ग है उसको उतना लंबा जो नाटक होगा उसको याद नहीं रख पाएगा। क्योंकि सीमित समयावधि है तो उसमें पात्र भी सीमित ही होने चाहिए, क्योंकि अधिक संख्या के पात्रों का परिचय देना, उनको ज्यादा याद रख पाना श्रोता वर्ग के लिए बहुत मुश्किल होता है। इस कहानी के चुनाव के अंतर्गत हम देखेंगे कुछ बिंदु। कहानी एक्शन या हरकत पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह नाटक नहीं जो रंगमंच पर एक्शन या हरकतों को दिखाया जा सके। यह तो श्रोता को ध्वनि या संवादों के श्रवण के माध्यम से ही घटना को सुनना है, अपने मन मस्तिष्क में उस दृश्य को अंकित करते हुए उसे समझना है और मनोरंजन प्राप्त करना है। अतः एक्शन या हरकत अत्यधिक नहीं होने चाहिए, उस पर जो कहानी है वो निर्भर नहीं होनी चाहिए। कहानी की अवधि 15 से 30 मिनट की ही होनी चाहिए। इससे लंबा नाटक श्रोता के लिए मनोरंजन प्रिय शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे मनोरंजन में विघ्न पड़ता है। उसी प्रकार ग बिंदु जो है, पात्रों की संख्या भी सीमित यानी कि 7 या 8 होनी चाहिए, क्योंकि आवाजों के माध्यम से अधिक चरित्रों को याद रख पाना मुश्किल होता है, जैसा कि हमने अभी पहले ही जान लिया था। अब आते हैं रेडियो नाटक लिखते समय ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु
कौन कौन से हैं? क, दृश्यों के अभाव के कारण संवादों और ध्वनि प्रभावों के जरिए पटकथा का निर्माण करना चाहिए। हमने यह बात बार बार देखी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आवाज या ध्वनि ही महत्वपूर्ण है। अतः संवाद और ध्वनि का प्रभाव किस प्रकार पैदा करना है, जो कि रेडियो नाटक को श्रोता तक आसानी तक और हर एक कल्पना में दृश्य को वो उतार सके, ऐसा होना चाहिए। ख, पात्रों के मनोभाव, नाम, आपसी संबंध, चारित्रिक विशेषताएं सभी संवादों के जरिए ही उजागर करने होंगे। अर्थात पात्र क्या मन में सोच रहा है, उसको वो भी बोलना पड़ेगा। उसका नाम क्या है, वह स्वयं या फिर उसके दूसरे जो पात्र हैं वो उसको पुकार करके उसके नाम के विषय में जानकारी देंगे। आपसी संबंध उनके कैसे हैं, वो भी उन्हें बोलकर संवादों के माध्यम से ही बताना होगा। चारित्रिक विशेषताएं क्या है, कि वह पात्र ईमानदार है, सच्चा है, झूठा है, जैसा भी है, वह सब आपसी संवादों में बातचीत के जरिए ही एक पात्र दूसरे पात्र के विषय में बताता चलता है। सभी संवादों के जरिए ही वहां पर उजागर किए जाते हैं। ग, पात्रों की हरकतों को भी संवादों के जरिए ही प्रेषित करना होता है, अतः उनका नाम लेना आवश्यक होता है। तो हमने देखा संपूर्ण पाठ में रेडियो नाटक एक जो बहुत सस्ता साधन था, इंटरनेट और ये दूरदर्शन से पहले एक जो भी संपूर्ण हमारे अगर कहें कि हर एक लोग के पास रेडियो हुआ करता था, उस समय रेडियो में भी नाटक लिखने की परंपरा आरंभ हुई। अब क्योंकि वो श्रव्य माध्यम था, तो उसके लिए संवादों को महत्वपूर्ण यानी उसको केंद्र में रखते हुए नाटकों की रचना हुई और बहुत से पाठक जो श्रोता वर्ग था इसके मनोरंजन इससे प्राप्त करता रहा और रेडियो नाटक की एक अपनी परंपरा चल पड़ी। इसी कारण रेडियो नाटक को हमारे पाठ में लगाया गया, ताकि यदि कोई भी जो हमारा विद्यार्थी है इसके विषय में जानकारी हासिल करके इस तरफ आगे बढ़ सकता है और परीक्षा में अंक तो मिलेंगे ही। तो अतः हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको इस पाठ के माध्यम से यह समझ में आ गया होगा कि रेडियो नाटक किसे कहते हैं, रेडियो नाटक में ध्वनि और संवादों का क्या महत्व होता है, कहानी का चुनाव कैसे करना चाहिए और नाटक लिखते समय, रेडियो के लिए नाटक लिखते समय किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो अब हम बारी आती है, थोड़े से प्रश्न देखते हैं। रेडियो नाटक कैसा साधन है? तो ये हमें मालूम है कि रेडियो नाटक एक श्रव्य माध्यम है। यह जनसंचार का एक माध्यम है जिसमें श्रवण के माध्यम से मनोरंजन किया जाता है। सिनेमा और रंगमंच पर खेले जाने वाले नाटकों से रेडियो नाटक कैसे भिन्न है? रेडियो नाटक में संवादों का क्या महत्व है? रेडियो नाटक की अवधि छोटी क्यों रखी जाती है तथा उसके पात्र भी सीमित क्यों होते हैं? तो आशा करते हैं आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। इसी तरह हमारे वीडियो देखते रहिए और किस तरह के पाठ आप हमसे चाहते हैं उसके विषय में हमें जानकारी देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।